हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस लेक्चर 3 में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स की। थोड़ा बहुत डेटा टाइप्स के बारे में हमने लेक्चर 1 में भी बात की थी, तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे डेटा टाइप की। तो आइए जानते हैं कि डेटा टाइप होता क्या है। देखो, डेटा टाइप क्या होता है, हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना समझा था। जैसे हम डॉलर साइन के साथ कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, और वेरिएबल क्या चीज स्टोर करता था? वैल्यूज। तो वैल्यूज को एक मेमोरी लोकेशन जो है वो वेरिएबल आपका प्रोवाइड करता था। तो डाटा टाइप क्या होता है कि जो आपका वेरिएबल यहाँ पर है, ये किस तरह की वैल्यू स्टोर करने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं? डाटा टाइप। सेकंड हम बात करेंगे, जो पीएचपी है ये एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब हमने लेक्चर 1 में भी समझा था। इसका मतलब है कि पीएचपी में आपको अलग से जो है एक्सप्लिसिटली डाटा टाइप को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो सी लैंग्वेज में क्या रहता है कि जब आप कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम 5 को स्टोर करना चाह रहे हैं, तो 5 क्या है? एक इंटीजर। तो हमारे को वहां पर स्पेसिफिक इंट लगा के जो है इस वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करना पड़ता है अपने वेरिएबल में। पर पीएचपी में एज सच हमें कोई भी डिक्लेरेशन यहाँ पर डाटा टाइप की देनी नहीं पड़ती। हमें ध्यान रखना है कि पीएचपी कैसी है? लूजली टाइप लैंग्वेज। उसके बाद तीसरा पॉइंट ध्यान में रखना कि पीएचपी जो है ऑटोमेटिकली जो है डाटा टाइप को डिटरमाइन करती है और उसको जो है एक वैल्यू असाइन कर देती है। उसके बाद बात करते हैं कौन कौन से डाटा टाइप पीएचपी में रहते हैं। तो स्ट्रिंग रहता है, इंटीजर टाइप वैल्यू रहती है, फ्लोट वैल्यू जो कि आपकी डेसिमल नंबर को स्टोर करती है, बुलियन वैल्यूज, एरे, ऑब्जेक्ट, नल, और रिसोर्सेज जो कि आपके एक्सटर्नल सोर्स रहते हैं, जैसे फाइल, डेटाबेस, कनेक्शंस। तो एक एक करके हम यहाँ पर डाटा टाइप की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रिंग के साथ। तो देखो, सबसे पहले आइए जानते हैं कि स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग हम किसे कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। देखो, कैरेक्टर्स क्या है? आपके ए बी सी डी, ठीक है। तो अगर हम कैरेक्टर्स का सीक्वेंस बना दे और उसको जो है सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर इंक्लूड कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यहाँ पर हमारी पीएचपी शुरू हो रही है, उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम नाम से, और उस वेरिएबल में हमने क्या वैल्यू दे दी है? JOA। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? डॉलर नेम, और इस वेरिएबल में हमने वैल्यू क्या दी है? JOA। तो अगर हम इसे इंडिविजुअली देखें, तो जे क्या है? एक कैरेक्टर, ओ क्या है? एक कैरेक्टर, ए क्या है? एक कैरेक्टर। तो हमने कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस बना लिया है, तो इस पूरे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को हम, ध्यान से समझना, स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट के अंदर भी लिखते हैं और डबल कोट्स के अंदर भी लिखते हैं। क्या डिफरेंस है, लेटर में उसकी बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर प्लेस करते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल पर आते हैं। उसके बाद देखो, हमने इस वेरिएबल को यहाँ पर क्या कर दिया? प्रिंट। तो जो वैल्यू हमने इस वेरिएबल में दी है, तो इको स्टेटमेंट के साथ हमने उस वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। तो हमारी आउटपुट यहाँ पर क्या आ रही है? JOA। तो ये हमारा है स्ट्रिंग डाटा टाइप। इसके बाद बात करते हैं इंट डाटा टाइप की। इंट डाटा टाइप क्या करता है? ये एक नॉन डेसिमल नंबर को स्टोर करता है। उसके बाद अगर रेंज की बात करते हैं, तो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव इसकी रेंज रहती है। रेंज आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ध्यान आपको यहाँ पर क्या रखना है कि जब आप इंटीजर को डिक्लेयर करते हैं, तो एटलीस्ट 1 डिजिट यहाँ पर होना चाहिए, और आपका जो इंटीजर है ये यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? जैसे आप स्टोर करवाना चाह रहे हैं 5.9, तो ये एक इंटीजर डाटा टाइप नहीं है, ये एक आपका कैसा है? डेसिमल नंबर, ठीक है। तो इसको जो है अलग डाटा टाइप के साथ हम डिफाइन करते हैं, स्टोर करते हैं। उसके बाद जो आपका इंट डाटा टाइप है, ये इंटीजर स्टोर करता है। इंटीजर का मतलब है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर्स यहाँ पर रहते हैं, पर नंबर आपका कैसा होना चाहिए? नॉन डेसिमल नंबर, यानी कि पॉइंट में आपका नंबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद एग्जांपल से देखते हैं। पीएचपी हमारी यहाँ पर शुरू हो रही है। एक वेरिएबल लिया है हमने एज नाम का, उसमें हमने वैल्यू दे दी 25। 25 आपका कैसा है? एक इंटीजर नंबर है, ठीक है। तो इंटीजर नंबर को हमने यहाँ पर स्टोर करवाया। उसके बाद हमने इको का यहाँ पर यूज किया है, और उस वेरिएबल को हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। तो हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी? 25। उसके बाद आता है आपका फ्लोट डाटा टाइप। जब हमने एक डेसिमल पॉइंट या डेसिमल नंबर को स्टोर करवाना होता है, तो हम फ्लोट डाटा टाइप का यूज करते हैं। जैसे आपने वैल्यू स्टोर करनी है 9.5, तो 9.5 कैसा नंबर है आपका? एक डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर को स्टोर करवाने के लिए हम फ्लोट डाटा टाइप का यूज करते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर हमारा पीएचपी शुरू हो रहा है, वेरिएबल लिया है और उसमें हमने वैल्यू दे दी 99.95, ठीक है। उसके बाद हमने इस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। तो आउटपुट आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। उसके बाद है बुलियन वैल्यू। अब देखो, बुलियन जो वैल्यू है ये सिर्फ दो ही वैल्यू को स्टोर करता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो आपके पास कई बार एमसीक्यूज में भी पूछते हैं कि बुलियन जो आपका डाटा टाइप है, ये किस तरह की वैल्यूज को स्टोर करता है। ये या तो
ट्रू वैल्यू स्टोर करेगा या फिर फॉल्स वैल्यू स्टोर करता है। उसके बाद है एरे। एरे क्या होता है, जब हमने मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है। जैसे सपोज करो हमने देखो यहाँ पर एक स्ट्रिंग यहाँ पर ये लिया है, एक स्ट्रिंग हमने ग्रीन लिया है, एक स्ट्रिंग के साथ हमने यहाँ पर ब्लू वैल्यू ली है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, मल्टीपल वैल्यूज है। तो अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है तो हम अपना एरे डाटा टाइप का यूज करते हैं। रिप्रेजेंटेशन डिक्लेरेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीएचपी हमने यहाँ पर शुरू किया, हमने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया, उसके बाद हमने देखो यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू ली है, यहाँ पर एक और स्ट्रिंग वैल्यू है, यहाँ पर एक और स्ट्रिंग वैल्यू है, यानी कि मल्टीपल वैल्यूज को हम एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एरे यूज करते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं पीएचपी स्ट्रिंग्स की। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि जब हम स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं तो इसको हम सिंगल कोट के अंदर भी लिखते हैं और डबल कोट्स के अंदर भी लिखते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डबल कोट्स की। देखो डबल कोट्स स्ट्रिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है देखो इंटरपोलेशन जो वेरिएबल्स है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है उसको पहले हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या समझेंगे, वेरिएबल इंटरपोलेशन। ये जो वर्ड है इंटरपोलेशन ये क्या है इसको हम सबसे पहले समझते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने अपने पीएचपी को डिफाइन किया, उसके बाद एक वेरिएबल को डिफाइन किया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया है नेम नाम से, इसमें हमने वैल्यू दे दी है ARPIT। ये हमने एक स्ट्रिंग यहाँ पर स्टोर किया। उसके बाद देखो यहाँ पर हमने इको स्टेटमेंट का यूज किया है और इको के बाद अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए हमने क्या कर दिया, एक टेक्स्ट लिखा वेलकम, और साथ में ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पर डिफाइन किया है इसको हमने इको स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर प्लेस कर दिया। जब हम इस कोड को अब रन करेंगे तो हमारी आउटपुट क्या आ रही है, वेलकम अर्पित। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमने वेरिएबल की वैल्यू दी थी इसको हमने यहाँ पर सिंपली यूज कर दिया, यानी कि हमने यहाँ पर वेरिएबल इंटरपोलेशन कर दिया। अब वेरिएबल इंटरपोलेशन का मतलब क्या है कि जो हमने यहाँ पर देखो वेरिएबल दे दिया है इको स्टेटमेंट के अंदर, तो इस वेरिएबल को इसने इसकी वैल्यू से यहाँ पर आउटपुट पे रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर प्रिंट क्या होना चाहिए था, डॉलर नेम, क्योंकि हमने क्या लिखा है, वेलकम डॉलर नेम। पर यहाँ पर ये जो वेरिएबल है इसको जो है इसकी वैल्यू से यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया। तो ये होता है आपका वेरिएबल इंटरपोलेशन। तो कहने का मतलब है कि जब हम डबल कोट्स का यूज करते हैं तो हमें जो है वेरिएबल इंटरपोलेशन देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब है कि जो वेरिएबल है उसको जो है इसकी वैल्यू से रिप्लेस किया जाता है, और इसमें जो है एस्केप सीक्वेंसेस हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो इससे आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जैसे /n, इसका क्या मतलब होता है, न्यू लाइन आपका इंसर्ट हो जाएगा। /r का मतलब क्या है, कैरिएज रिटर्न। /t का मतलब है टैब, और अगर हम स्लैश डबल कोट यूज करते हैं तो इसका मतलब है डबल कोट। अगर हम दो इस तरह से यूज करते हैं इसका मतलब होता है बैकस्लैश। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है डबल कोट के अंदर एस्केप सीक्वेंसेस यूज किए जाते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं सिंगल कोट की। तो जब हम स्ट्रिंग को सिंगल कोट के अंदर यूज करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर वेरिएबल इंटरपोलेशन देखने को नहीं मिलता। इसको भी हम समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखो वेरिएबल डिफाइन किया नेम, और इसमें हमने वैल्यू दे दी अर्पित। जैसे हमने डबल कोट्स की बात की थी वैसे हम सिंगल कोट्स के अंदर वेरिएबल इंटरपोलेशन समझ रहे हैं। उसके बाद हम इको स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, और इको स्टेटमेंट के अंदर सिंगल कोट के अंदर हम लिख रहे हैं वेलकम, और हमने इस वेरिएबल को यहाँ पर यूज किया। इस तरह से हम सिंगल कोट की बात कर रहे हैं तो सिंगल कोट ही हम यहाँ पर यूज भी करेंगे। इसके बाद जब हम यहाँ पर आउटपुट देखेंगे तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, हमारी आउटपुट आ रही है देखो वेलकम और वेरिएबल। तो डबल कोट्स में क्या हो रहा था, यहाँ पर जो वेरिएबल की वैल्यू है वो प्रिंट करके आ रही थी, पर सिंगल कोट जब हम यूज कर रहे हैं तो यही चीज आपकी प्रिंट हो रही है, यानी कि जो हमने यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू दी थी ये इंटरपोलेट नहीं हो रही। तो पिछले केस में आपकी आउटपुट आ रही थी वेलकम अर्पित, यानी कि जो हमने वेरिएबल लिया था उसकी वैल्यू यहाँ पर इंटरपोलेट हो रही थी। पर सिंगल कोट में ध्यान रखना कि आपका जो वेरिएबल है वो इंटरपोलेट यहाँ पर नहीं होता है, ना ही यहाँ पर हम जो है एस्केप सीक्वेंसेस का यूज करते हैं। तो ये दो डिफरेंसेस आपको जो है सिंगल कोट डबल कोट में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं पीएचपी में बहुत सारे फंक्शंस जो है वो यूज किए जाते हैं, और इन्हीं टॉपिक से आपके जो एमसीक्यूज है वो आपके पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएचपी फंक्शन में
स्टार लेंथ फंक्शन की। अब इस टॉपिक से आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है उसकी हम बात करते हैं। स्टार लेंथ फंक्शन का सबसे पहले तो आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए कि किस तरह से हम इसको नोट डाउन करते हैं। उसके बाद इसका जो फंक्शन है वो हमें पता होना चाहिए कि ये किस लिए यूज किया जाता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो STRLEN और डबल ब्रैकेट्स जो है ये यहाँ पर फंक्शन को डिनोट करती है। तो जहां पर डबल ब्रैकेट्स आपको इस तरह से दिखेगी दैट मीन्स हमने वहां पर जो है फंक्शन को यूज किया है। तो स्टार लेंथ फंक्शन जो है ये क्या करता है, इट विल रिटर्न द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। जो हम स्ट्रिंग अपने इको स्टेटमेंट में यूज करते हैं उसकी क्या लेंथ है स्ट्रिंग की, वो ये यहाँ पर रिटर्न करके दे देगा। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पर हमारी HTML शुरू हो रही है, उसके बाद बॉडी टैग शुरू हो रहा है, फिर हमने यहाँ पर हेडिंग 2 टैग का यूज किया है, उसके बाद हमारे यहाँ पर PHP शुरू हो रही है, उसके बाद हमने यहाँ पर इको स्टेटमेंट का यूज किया है, और उसके बाद यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो स्टार लेंथ फंक्शन हमने यूज किया है, और इसके अंदर जो है हमने देखो यहाँ पर स्ट्रिंग का यूज किया है। तो यहाँ पर हम देखो बाहर क्या चीज यूज कर रहे हैं, स्टार लेंथ। तो STRLEN इस फंक्शन का काम क्या होता है कि जो आपकी स्ट्रिंग है उसकी क्या लेंथ है वो ये रिटर्न करके आउटपुट पर दे देगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमने लिखा है हेलो और स्पेस और हमने लिखा है WORLD और एक्सक्लेमेशन। अब स्टार लेंथ करता क्या है, ये स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करता है। तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे, ये हो गया 1 2 3 4 5। तो यहाँ तक हमारा होता है 5। उसके बाद देखो यहाँ पर स्पेस है तो स्पेस को भी हम काउंट करेंगे, दैट इज 6। उसके बाद W यानी कि 7 8 9 10 11 12। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाता है इंक्लूडिंग स्पेस को मिलाकर 12। तो स्टार लेंथ फंक्शन क्या करता है, इट विल रिटर्न द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और आपने यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जो हम यहाँ पर स्पेस देते हैं टेक्स्ट के बीच, स्ट्रिंग के बीच, उसको भी ये काउंट करता है। ठीक है, तो हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी यहाँ पर 12। अब दूसरे तरीके से किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं कि आपसे पूछ सकते हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो कौन से फंक्शन के थ्रू काउंट की जाती है या उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है। तो आपने ध्यान रखना है STRLEN। तो दो तीन तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद अपने नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करते हैं, STR वर्ड काउंट फंक्शन। देखो ये जो फंक्शन है STR वर्ड काउंट फंक्शन, ये क्या करता है, इट विल काउंट्स द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग, कि एक स्ट्रिंग के अंदर कितने वर्ड्स यूज हुए हैं उसको रिटर्न करके ये देता है। लिखने का तरीका क्या है, STR स्पेस WRD और काउंट फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम फंक्शन को लिखते हैं। ये डिक्लेरेशन भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर देखो HTML शुरू किया, बॉडी शुरू किया, हेडिंग 2 हमने यहाँ पर शुरू किया, यहाँ से हमारी PHP शुरू हो रही है, इको स्टेटमेंट हमने यूज की, हमने यहाँ पर देखो फंक्शन यूज किया, उसके बाद हमने यहाँ पर जो है स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, क्या है, हेलो वर्ल्ड। अब ये देखो यहाँ पर फंक्शन लगा है STR वर्ड काउंट। तो ये क्या करेगा, जो हमने यहाँ पर ये वैल्यू प्लेस की है, स्ट्रिंग वैल्यू प्लेस की है, इसमें कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है। देखो एक वर्ड तो आपका यहाँ पर हेलो है और दूसरा वर्ड आपका क्या है, वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वर्ड है, ये यहाँ पर सेकंड वर्ड है, तो इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए, 2। क्योंकि ये काम क्या करता है, ये काम करता है कि इस स्ट्रिंग में कितने वर्ड्स है, तो कितने वर्ड्स है, हेलो और वर्ल्ड। तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है STR पॉज फंक्शन। STR पॉज फंक्शन क्या करता है, ये एक स्पेसिफिक टेक्स्ट को सर्च करता है विद इन अ स्ट्रिंग। अगर तो मैच यहाँ पर फाउंड हो जाता है, जो चीज हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, तो इट विल रिटर्न द कैरेक्टर पोजीशन। ठीक है, अगर हमारा मैच यहाँ पर फाउंड नहीं होता तो ये एक फॉल्स वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न करता है। और ये जो यहाँ पर हम सर्च करते हैं ये हमारा केस सेंसिटिव सर्च होता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने STR पॉज फंक्शन यूज किया, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग लिखा और हम जो है इस वर्ड को यहाँ पर सर्च करना चाह रहे हैं। जो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा है इस वर्ड को हम इस स्ट्रिंग में यहाँ पर सर्च करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो सर्च है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इसकी जो पोजीशन होगी जहां से ये जो वर्ड है शुरू हो रहा है, इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसकी जो पोजीशन होगी उसको ये रिटर्न कर देगा। तो अगर हम यहाँ पर पोजीशन काउंट करें, ठीक है, तो हेलो तक हमारी पोजीशन होती है 5। उसके बाद हमारा जो वर्ड है WORLD, ये शुरू कहाँ से हो रहा है, पोजीशन नंबर 6। तो जहां से ये वर्ड शुरू हो रहा है तो वो पोजीशन ये रिटर्न करके आउटपुट पर दे देगा। तो हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी यहाँ पर 6। अगर हमारा जो मैच है वो फाउंड नहीं होता तो ये फॉल्स रिटर्न यहाँ पर दे देगा। इसके साथ साथ जो हम यहाँ पर मैच करते हैं ये हमारा कैसा रहता है, केस सेंसिटिव। तो एग्जैक्ट वर्ड ये यहाँ पर आइडेंटिफाई करेगा। तो स्ट्रिंग पोजीशन फंक्शन इस तरह से काम करता है। चलिए अगले फंक्शन की हम बात करते हैं। अगला फंक्शन है हमारे पास स्ट्रिंग टू अपर फंक्शन। तो इसका क्या काम होता है इसको हम एग्जांपल से देखते हैं।
सपोज कर हम यहाँ पर इको स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। इको स्टेटमेंट के अंदर हम अपना फंक्शन यूज कर रहे हैं str टू अपर। इसके अंदर हमने अपना स्ट्रिंग दे दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है अमित। इस तरह से हमने अपना एक फंक्शन यहाँ पर यूज किया। स्ट्रिंग टू अपर नाम से ही पता लग रहा है कि जो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू दी है इसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा, सारे की सारे स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर्स में। तो ये काम करता है आपका स्ट्रिंग टू अपर। लिखने का तरीका क्या है, str टू अपर। तो ये जो सिंटैक्स है ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से फंक्शन लिखा जाता है। उसके बाद है स्ट्रिंग टू लोअर। इसका क्या मतलब है, अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं इको, हमने फंक्शन लिखा है str टू लोअर, तो जो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग में कैपिटल लेटर्स होंगे, जैसे हमने लिखा है अमित, तो ये सारे के सारे जो लेटर्स है ये आपके स्मॉल में हो जाएंगे। तो स्ट्रिंग टू लोअर फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है, जो भी स्ट्रिंग्स होते हैं उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद है देखो स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन। लिखने का तरीका आप यहाँ पर देख सकते हैं, str रिप्लेस। इसका क्या मतलब है कि जब हमने कोई स्ट्रिंग किसी और वर्ड से रिप्लेस करनी है या फिर किसी और स्ट्रिंग से रिप्लेस करनी है तो हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सा फंक्शन, स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन। इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमने अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट करवाना है। जैसे हमने लिखा है ABC, तो अगर हमने इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है यानी कि CBA करना है तो हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम ट्रिम फंक्शन की। ट्रिम फंक्शन क्या करता है कि जितने भी हमारे पास व्हाइट स्पेस होते हैं, और जितने भी हमारे व्हाइट स्पेस होते हैं, सबसे पहले तो ये जो टर्म है व्हाइट स्पेस ये आपको क्लियर होनी चाहिए। व्हाइट स्पेस का क्या मतलब होता है कि जो भी हम स्पेस लिखते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब हम टेक्स्ट लिखते हैं, हमने लिखा सपोज ABC, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे दिया, फिर हम लिख रहे हैं DEF, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर स्पेस होता है इसको हम कहते हैं व्हाइट स्पेस। तो स्टार्टिंग से और एंड से अगर हमने व्हाइट स्पेसिस को रिमूव करना है तो हम ट्रिम फंक्शन का यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो ट्रिम फंक्शन भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर MCQs है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द करेक्ट फंक्शन टू रिटर्न अ स्ट्रिंग एज ऑल अपर केस लेटर्स। तो सारे जो लेटर्स है अगर हमने अपर केस में लिखने हैं तो हम कौन सा फंक्शन को यहाँ पर यूज करते हैं। तो हमने अभी एक फंक्शन पढ़ा था स्ट्रिंग टू अपर, str टू अपर। तो ये फंक्शन हमने देखा था, इस तरह से हम जो है कोई भी लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आप टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो हर एक ऑप्शन जो है यहाँ पर एक डाउट क्रिएट करता है, ठीक है। तो अगर आप विदाउट प्रिपरेशन MCQs को टैकल करने जाएंगे तो डेफिनेटली जो आपको क्वेश्चन है वो टफ लगेगा। पर अगर आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं तो आपके जो MCQs है वो आपको यहाँ पर इजी लगेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो यहीं तक ही इस वीडियो सेशन को हम रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट आप जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।